We are doing questions from pre-medical examinations which were done in 2015. Our today's topic is alternating current. So, you are seeing the question here. It says a resistance R draws the power P when it is connected to AC source. If an inductance is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be out of so many. There will be a change in the power. Initially, only R. ये हमको कितनी पावर देता है? तो आंसर है पावर इज इक्वल टू V इफेक्टिव इंटू I इफेक्टिव. इफेक्टिव V और इफेक्टिव I क्या होता है? जो कि हम RMS कहते हैं. V RMS एंड I RMS इंटू cos phi. cos phi. ये हमारा फॉर्मूला तब होता है जब हम इम्पीडेंस और कैपेसिटेंस साथ में यूज़ करते हैं. लेकिन अगर इम्पीडेंस और कैपेसिटेंस नहीं है तो फिर P का फॉर्मूला कितना होगा? तो आंसर है P का फॉर्मूला होगा V इंटू I. दिस ओनली R. अंतर समझ में आया? और विथ Z क्या होगा? ये नाउ कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों हमने लगाए हुए हैं, तो Z की वैल्यू इंटू cos phi. ये ओके. तो ये हमारे पास R का ये व्हेन देयर इज ओनली R तो P का ये फॉर्मूला है और विद Z P का ये फॉर्मूला है. तो दोनों को ना हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. लेट इट बी P डैश. तो P कितना है? फिर से एक बार देखिए. P इज इक्वल टू V इंटू आई, और V इंटू आई को हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू आई को हमने लिखा V अपॉन R. देखिए I को क्या लिख दिया? V अपॉन R. तो ये हमारा वेल नोन फॉर्मूला है, हम लोग इसको पहचानते हैं V स्क्वायर अपॉन R. ये सिंपल फॉर्मूला वही है जो हम लोगों को पहले से मालूम है. जब सर्किट में कौन नहीं है, इम्पीडेंस नहीं है और कैपेसिटेंस नहीं है, देन पावर इज दिस. तो इसको हमने रख लिया. हमको आंसर क्या देना है? हमको आंसर देना है कि हमने Z लगा दिया इन सीरीज. तो जब हमने Z लगा दिया तो ये पावर होगी. तो इस पावर को हम आगे बढ़ाते हैं. हियर PZ इज इक्वल टू VE इंटू IE को फिर से लिखते हैं VE, पर अब ये इसके अपॉन R नहीं होगा. AC में I किसके बराबर होता है? V अपॉन Z. तो इसको हमने लिखा V अपॉन Z. ये मल्टीप्लाइड बाय cos phi. cos phi क्या होता है? तो याद करिए, ये एंगल ऑफ इम्पीडेंस है phi, ये R को रिप्रेजेंट करता है. ये ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल. ये R है, ये Z है और ये XL माइनस XC. तो cos phi किसके बराबर होता है? R अपॉन Z. सो वी राइट हियर R अपॉन Z. ठीक. सो दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन Z स्क्वायर. अब हमको इसके जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें लिखा है कि हमने इसको P के साथ रिलेट करना है, और P किसके बराबर है? V स्क्वायर अपॉन R. इसलिए यहाँ नीचे R नहीं है तो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं. अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R, और एक R को हमने नीचे लिखा, एक को ऊपर लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा? R इंटू R डिवाइडेड बाय Z. देखिए ये दोनों सेम हैं. ये ओके. अब V स्क्वायर अपॉन R ये हमको पता है. ये कौन है? P. क्यों? क्योंकि हमको आंसर P में चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या लिखा? P. और ये बन गया R स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर. उसको हमने लिखा R अपॉन Z होल स्क्वायर.
ये नई पावर आ जाएगी। सो न्यू पावर इज इक्वल टू P इंटू आर अपॉन जेड होल स्क्वायर। हमारे पास इसका ऑप्शन है एंड दिस इज ऑप्शन नंबर यस ए। सो आवर राइट आंसर इज ए। ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, a condenser of 250 microfarad is connected in parallel to a coil of induction 0.16 millihenry while its effective resistance is 20 ohm. Determine the resonance frequency. Okay, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमको मालूम है, और यही हमारा टेस्ट है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, हमें एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अगर इसको हम लीनियर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे देन दिस विल बी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका ये 2 पाई एफ है, 2 पाई इधर आ जाएगा एंड दिस विल बी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, अब ये फॉर्मूला तब होता है जब रेसिस्टेंस ज़ीरो है। देयर इज़ नो रेसिस्टेंस इन द आइडियल केस, पर आइडियल केस नहीं होते। यहाँ इन्होंने दिया है कि इस पूरे के सर्किट में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, आर इज प्रेजेंट। तो अगर आर प्रेजेंट होता है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एंड दिस फॉर्मूला विल बी सी दिस इज 1 अपॉन 2 पाई, ये ऐसा ही रहेगा। अभी कौन है ये 1 अपॉन रूट एल सी, ये 1 अपॉन रूट एल सी, ये तो होगा ही होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। This is what we have studied and this is what we should remember। और उस समय हमें ये याद आना चाहिए कि अगर रेसिस्टेंस है सर्किट में तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है फ्रीक्वेंसी का, और रेसिस्टेंस नहीं है तो आर एब्सेंट, ये, और आर प्रेजेंट तो ये। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए उन्होंने बोला है आर प्रेजेंट है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, बस इसके बाद सिंपल है। इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है, लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज। सो दिस इज 1 अपॉन 2 इंटू 3.14, दिस इज 1 अपॉन रूट एल सी। एल की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, दिस इज 250 इंटू 10 टू द पावर -6। ये है एल मल्टीप्लाइड बाय सी, multiplied by C 0.16 into 10 to the power -3, 10 to the power -3, ये आ गया। अब उसके बाद ये माइनस, सो वी पुट दिस माइनस, माइनस वाली टर्म में इधर लिख लेता हूँ एंड दिस विल बी आर स्क्वायर 2020 अपॉन दिस इज एल स्क्वायर, और एल की वैल्यू हमको मालूम है, दिस इज गिवन टू अस एज एल, यस 0.16 हेनरी। सो दिस इज 0.16 मिली हेनरी 10 टू द पावर -3, और इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर, एल स्क्वायर, दिस इज एल और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। आर का स्क्वायर, आर कितना है 20, और उस 20 का भी स्क्वायर कर दिया, आर इज 20। ये वैल्यूज रखी। नाउ इट इज़ ए प्योर मैथमेटिक्स, सबको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें से इसको माइनस करिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए। आप अपना पूरा टाइम लेके इसको करके देखिए एंड दिस आंसर विल कम आउट टू बी 8 into 10 to the power 15, okay, hertz। That is because it is frequency।
सो 8 इंटू 10 टू द पावर 15 और ये 8 इंटू 10 टू द पावर 15 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज हाउ वी डू दिस। ओके, राइट। सो दिस इज अगेन, फिर से देखिए एसी का एक सर्किट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, दैट इज रेजोनेंस सर्किट। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जब आर नहीं होता है, और अगर आर प्रेजेंट होता है तो ये फॉर्मूला इस तरह से आर के साथ एडिशन और हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद बस उसके बाद वैल्यूज रखनी है थोड़ी सी मैथमेटिक्स की, एंड इट कम्स टू द राइट आंसर सी। थैंक यू। See the question here. It says the electric current in AC circuit is given by relation I is equal to 3 sin omega t plus 4 cos omega t. 3 sin omega t plus 4 cos omega t. The RMS value of current in the circuit in ampere is, यानी हमको क्या निकाल के बताना है, RMS value of current। RMS value of current in the circuit in amperes। RMS value क्या होती है? तो हमने याद किया अपनी मेमोरी से, RMS value of current, that is IRMS is equal to I naught upon root 2। I naught क्या है? I max। ठीक, तो अगर हमको इसका नॉलेज है तो हम इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई और तरीका देखेंगे। तो I naught कैसे निकलता है किसी भी गिवन इक्वेशन से? तो I naught हमको मालूम है इक्वेशन में कहाँ पर रहता है, तो आपको जो याद है वो ये है I is equal to I naught sin omega t। इसमें ये जो वैल्यू लिखी जाती है ये वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमेशा इक्वेशन में कहाँ रहती है? एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये तो दो टर्म है। तो जब ये दो टर्म होती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रिक करंट्स, और वो जो कॉम्बिनेशन है उन दोनों में फेज डिफरेंस है। साइन और कॉस में कितना फेज डिफरेंस होता है? π/2। तो ये दो करंट का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक करंट ये ऐसे है और दूसरी करंट जब ये π/2 पर पहुंचती है तो ये दूसरी करंट स्टार्ट होती है। इस तरह से ये इस दो करंट का कॉम्बिनेशन है। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी? तो सब जगह हमने ऐड किया और कुछ पीक वैल्यू बनी। कितनी? तो उसका हमारे पास बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। उसका वेक्टर से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये अगर 3 है और ये 4 है तो इसका सम कितना होगा? तो आंसर है दिस विल बी रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जब दो चीज़ों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये इनका फेज डिफरेंस है। तो इनका सम कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और ये इसका सम है, ये सम, ये 3 है तो ये भी कितना है 3, और अब 3 और 4 का ये सम कितना होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 5। ये ट्रिपलेट सबको मालूम है। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 अपॉन रूट 2, 5 अपॉन रूट 2। अब हम इसके आंसर चेक करते हैं कि इसमें 5 अपॉन रूट 2 दिया है या ओके। तो आंसर है 5 अपॉन रूट 2 दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज इन एन LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम 1C to 4C। ये एक सीरीज LCR सर्किट है।
Okay, R L C. Now, in an LCR series resonant circuit, the capacitance is changed from 1C to 4C. C become 4C. For the same resonant frequency, omega remain same. Omega naught, that is resonance frequency, remain same. Okay, the inductance should be changed from L to this much value. क्यों इंडक्टेंस हमको चेंज करना है? तो आंसर है कि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहते. अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहते लेकिन C बदल गया है, तो क्या हम उस सर्किट के लिए सेम फ्रीक्वेंसी एज ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं. किस तरह से? ओके, देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC. और अगर उसमें R भी लगा हुआ है तो हम लोग इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं. ओके, राइट. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, दैट इज 1/√LC इन RLC सीरीज सर्किट. पैरेलल वाला नहीं. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पैरेलल सर्किट में लिया था, तो उसमें एक टर्म और आ जाती है, R²/L². दैट वाज C और L पैरेलल. हियर C and L are in series. When they are in series, the natural frequency or the resonance frequency has the expression that is 1/√LC. ओके, अब अगर हमने सेम फ्रीक्वेंसी रखनी है लेकिन C को हमने कर देना है 4C, देन वी राइट इट दिस वे. L की वैल्यू हमको बदलनी पड़ेगी. जो L की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, दैट न्यू L वैल्यू हमने रखी L' मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 4C. नाउ यू डिवाइड द टू, तो L' की वैल्यू आ जाएगी. दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर, सो 1/√LC इज इक्वल टू 1/√L' इंटू 4C. दिस गिव्स अस L' इंटू 4C इज इक्वल टू LC. स्क्वेयर करके, ट्रांसपोर्ट करके, इट कम्स टू लाइक दिस. नाउ यू कैंसल आउट C. So L' is equal to L/4. That means impedance has to be decreased 4 times. So if capacitance is increased 4 times, the impedance has to be decreased 4 times. That is this. So इसको आप ऑप्शन में देखिए. We have a option here, L/4. That is option number D. Okay, so this is how we have done it. And now we go to the next question. This question says, in a circuit LCR are connected in series with an alternating voltage of frequency F. The current leads the voltage by 45 degree. I lead V by 45 degree. और हमको मालूम है AC सर्किट में हम इसको कहाँ लिखते हैं? Phi. This. That is, if E is given by E0 sin omega t, then I is equal to I0 sin omega t plus phi. ये वाला phi, ये 45. ठीक है. ये किस किस में डिफरेंस है? वोल्टेज और करंट में, राइट. और इसी का हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया. इम्पीडेंस ट्रायंगल भी हमें याद होना चाहिए. इम्पीडेंस ट्रायंगल में कौन कौन से फिगर होते हैं? तो आंसर है ये XL माइनस XC, दिस इज R एंड दिस इज फाई. ये होता है फेज डिफरेंस. क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल डायरेक्शन किसकी है और ये ओरिजिनल डायरेक्शन किसकी है.
So this is the phase difference between E and I, and this can be calculated by cos phi r upon z, tangent phi xl minus xc upon r. ओके, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है, ओके, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C, वैल्यू ऑफ C, ये हमारा क्वेश्चन है. तो C कहाँ आता है? गिवन क्या क्या है? फाई की वैल्यू हमको गिवन है, और हमें क्या दिया गया है? हाँ, कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन L और R हमारे आंसर्स में एज L एंड R ही अपीयर होते हैं. तो ठीक है, हम इसका अलजेब्रिक नोटेशन में ही आंसर निकालेंगे, वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू इन्होंने L एंड R ही दी है. तो इस फाई का हम इक्वेशन लेते हैं. ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं एंड दिस इज़ कैलकुलेशन. तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिया इसका फाई का, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC. इसको एक स्टेप और ले लेते हैं. XL इज L ओमेगा माइनस XC माइनस 1 अपॉन C ओमेगा. दिस इज डिवाइडेड बाय R. ये है टेंजेंट फाई. अगर ये टेंजेंट फाई है तो ओके, इसमें हमें C की वैल्यू निकालनी है. C की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सब चीज़ें या तो हमको उसके अलजेब्रिक फॉर्म में रखनी या वैल्यू रखनी है. तो क्या हमें फाई मालूम है? आंसर यस. फाई इज़ 45, तो यहाँ 45 रख दीजिए. सो दिस विल बी 1045 एंड 1045 इज इक्वल टू 1. सो दिस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू दिस. अब L ओमेगा, इसको हमने L ओमेगा रहने दिया, लेकिन आंसर में हम क्या देख रहे हैं कि उन्होंने ओमेगा यूज़ नहीं किया है, 2 पाई यूज़ किया है. तो इसलिए हमको भी ओमेगा को 2 पाई और f में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. सो वी विल राइट इट 2 पाई इंटू f. सो दिस विल बी 2 पाई f ओमेगा के लिए मल्टीप्लाइड बाय L माइनस 1 अपॉन C इंटू 2 पाई L F. ठीक, अब दिस इज अपॉन 1. तो अगर मैं इसको फिर से थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ, दिस विल हेल्प फॉर द कैलकुलेशन. ओके, सो दिस इज L ओमेगा अपॉन 1. दोनों का LCM निकाला 1. सो दिस विल बी L C ओमेगा स्क्वायर माइनस ये C ओमेगा, हमने दोनों का LCM लिया, C ओमेगा 1 से डिवाइड किया, C ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, C ओमेगा से इसको डिवाइड किया, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1. ये ऐसे आ गया. ओके, दिस इज होल थिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय R. ये हमारा आंसर आया. एक बार हमने चेक किया, देखा कि उन्होंने ओमेगा यूज़ नहीं किया है, 2 पाई f यूज़ किया है, तो हम भी वही यूज़ कर लेते, 2 पाई f. अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं, दैट इज LC. So this is R into C omega is equal to LC omega square minus 1, राइट. तो इसको हमने इधर कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? R C ओमेगा माइनस L C ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. इसको प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो गया? दिस. इन दोनों में से C कॉमन निकालिए क्योंकि C की वैल्यू हमको चाहिए. सो दिस विल बी L ओमेगा स्क्वायर
L omega square minus R omega is equal to 1. So C is equal to 1 upon, this is L omega square, omega common निकाला, so this will be L omega minus R, L omega minus R. This is 1 upon 2 pi f. This is 2 pi f into L, f into L minus R. Okay, this is value of C. क्या ऐसी कोई वैल्यू है? So let us see. ये हमको इसमें ऑप्शन मिलता है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2IFL plus R 2 pi f. This is option number D. So this is our right answer for this value. तो हमने इसमें क्या यूज़ किया है, कौन सा नॉलेज हमारा यूज़ हुआ? ये यूज़ हुआ कि अगर हमने इनको फेज डिफरेंस दिया गया है तो फेज डिफरेंस से हम टेंजेंट फाई की वैल्यू ले सकते हैं XL माइनस XC अपॉन R. तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में इम्पीडेंस ट्रायंगल हमारे काम में आ रहा है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गिव इट. ओके, see the next question. It says the average power dissipated in pure inductor is this. Pure inductor average power. So we know the formula for average power. Average power या इसी को आप कहते हैं actual effective power. What is the formula for effective power? Power effective is equal to V RMS into I RMS into cos phi. And what is phi? Phi is again angle impedance triangle का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन E and I और एंगल बिटवीन Z and R, that is phi. अब इसमें हमने क्या यूज़ किया है? इंडक्टर. तो इंडक्टर के लिए हमारा V और I का फॉर्मूला क्या है? When we are giving E is equal to E naught sin omega t, then for inductor I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. Here omega t and this is omega t minus pi by 2. So this pi by 2 is the phase difference phi. Okay, then if this is pi by 2, then we can put it here. Power is equal to whatever is the value of V and I. Cos pi by 2 will always make it 0. So this is equal to 0. So our right option there is the power will be 0, and yes, that is option number C. Okay, then we go to the next question. It's a very small question, but simply we remember power in pure inductor circuit and pure capacitor circuit is 0, because value of phi there is 90 degree, and there is a difference between the two, phase difference 90 degree. When there is E, the I is 0, and when there is I, E is 0. Therefore power is always 0. Thank you. See this question. It says an inductor, a resistor and a battery are connected in series. After a long time the circuit is short circuited and battery is disconnected. What will be the current in the circuit 1 millisecond after short circuiting? It's a very good question. Here is an resistance and an inductor. Inductor, resistor and battery are connected in series. These are connected in series with the battery. शुरू में हम इसको करंट देते हैं. हमको मालूम है इंडक्टर अपोज करेगा for some time, and after some time
the current will start flowing. There will be a time delay. Okay, but after that the current will reach its peak value और full current इसमें flow होने लगेगी. ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? This says after a long time the circuit is short circuited and battery is disconnected. इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट, पहले क्या किया, हमने इसको करंट को फुल हो जाने दिया. जिस समय हम करंट को फुल होने देते हैं तो क्या होता है, दिस कैरीज एनर्जी. ओके, द करंट इज गोइंग फुल, सो इट हैज गॉट फुल एनर्जी. आफ्टर दैट वी शॉर्ट सर्किटेड इट एंड डिस्कनेक्टेड बैटरी. Battery is disconnected and this is short circuited. Now this is a LR circuit. LR circuit and it is short circuited, so there is no battery. So what will happen when the current dies out? बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी है, करंट को ज़ीरो होना है. जब करंट को ज़ीरो होना है तो इंडक्टर विल प्ले इट्स पार्ट. इंडक्टर का क्या पार्ट है? जब करंट डिक्रीज होके ज़ीरो जाएगी इट विल ट्राई टू सपोर्ट इट. अपने पास जितनी एनर्जी है वो खर्च करेगा और करंट को सपोर्ट करेगा. तो उससे क्या होगा कि करंट इमीडिएटली ज़ीरो नहीं होती, इट टेक्स सर्टेन टाइम एंड वी फाइंड दैट करंट डिक्रीज initially the current is high but then slowly the current becomes zero. Okay, so this is discharging. और जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी the current will become zero after a long time this way. Okay, so हमसे क्या पूछा जा रहा है? The question for us is, yes, it says after a long time का मतलब करंट जब कहाँ पहुँच चुकी है, I naught. The circuit is short circuited, battery is disconnected. What will be the current in the circuit 1 millisecond after short circuiting? हमसे पूछा जा रहा है what is value of I and what is given to us that the time elapsed after the short circuiting is 1 millisecond. तो हमसे ये पूछा जा रहा है 1 मिलीसेकंड के बाद कितनी करंट होगी. तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, एनर्जी देके करंट फ्लो करा रहा है और कुछ टाइम के बाद करंट कितनी है. तो इसमें टाइम जब वर्ड आता है तो हमको स्ट्राइक करता है दिस इज रिलेटेड टू टाइम कांस्टेंट. That means charging or discharging of कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में एनर्जी आती है, बैटरी को हटा दो एनर्जी चली जाती है. इट टेक्स सर्टेन टाइम, वी कॉल इट टाइम कांस्टेंट. और उसके रिलेशंस हमको पता है. ओके, उसकी वैल्यूज हमको पता है और उसका इक्वेशन हमें पता है. व्हाट इज दैट इक्वेशन? वी नो फॉर इंडक्टर द टाइम इक्वेशन इज that is I is equal to peak power I naught multiplied by e to the power this is minus t upon capital T. ये हमारा फॉर्मूला है. इसमें t और t कौन है? शुरू में इसकी करंट I नॉट थी. जैसे जैसे ये टाइम बीतते जाता है करंट कम होते जाती है. T हमको मालूम है, T वो वैल्यू है जब आकर ये करंट अपना 0.67 लूज कर देगी. कितना लूज करेगी? 0.67. दिस इज यहाँ से यहाँ तक 0.67, तो यहाँ से यहाँ तक 0.33. इतनी जब 37 ये जब इतनी करंट बचेगी तो जितना टाइम बीत चुका होगा उसको हम क्या कहेंगे? टाइम कांस्टेंट. और
ये वाला हो गया, दिस इज डिस्चार्ज, आई की वैल्यू इतनी कम हो गई, राइट। अब इन्होंने बोला है ये वाला टाइम हमको निकालना है, तो ये टाइम कहाँ है? आंसर है कि आई की वैल्यू हमें निकालना है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड, ये 1 मिली सेकेंड कहीं भी हो सकता है। इस 1 मिली सेकेंड में आई की वैल्यू कितनी है? ये आई दिखा रहा है, तो आई की वैल्यू 1 मिली सेकेंड में इतनी है, तो ये वाली वैल्यू हमको चाहिए। ये कब वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू व्हेन डिस्चार्ज स्टार्ट। आई शुड मेक इट, सॉरी, दिस वे। जैसे ही हमने डिस्चार्ज किया उस समय करंट कैसी है? मैक्सिमम। टाइम कितना है? 0। टाइम t पे इसकी जो भी t की वैल्यू होती है 0.3733, यू रिमेंबर इट बेस्ट, उस समय ये t की वैल्यू है। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है? व्हेन इट इज 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, उस समय आई की वैल्यू बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, मैथमेटिकली इसको लीजिए, ये हमें चाहिए। अब अगर हमको आई की वैल्यू बतानी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? नंबर 1 आई नॉट की वैल्यू, नंबर 2 टी की वैल्यू, नंबर 3 टी की वैल्यू, नंबर 4 ई की वैल्यू। ओके, चारों चीज़ें हमने निकालनी है एंड लेट्स गो फॉर दैट। नंबर 1 आई नॉट करंट। तो आई नॉट करंट को कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम करंट, जब इसकी करंट मैक्सिमम पहुंच जाती है उस समय एल का अपोजिशन 0 हो जाता है। मैं चार्जिंग की बात कर रहा हूं। जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया था, करंट इंक्रीज हुई, शुरू में ये अपोज करता है इसलिए करंट कम होती है, फिर करंट बढ़ते बढ़ते जाती है, इसका अपोजिशन कम होते जाता है और फाइनली इसका अपोजिशन हो जाएगा 0 और करंट हो जाएगी मैक्सिमम, दैट इज फुल आई नॉट। और वो आई नॉट करंट कितनी होगी? उस समय ये कुछ भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उस समय ये इसका अपोजिशन कुछ भी इफेक्टिव नहीं है, तो आई नॉट की वैल्यू होगी दैट विल बी V upon R. This is the maximum current value possible. The E applied was 10 volt and R applied is 100. So we get current equal to 0.1 ampere. This is peak value. Okay. Now when we have disconnected battery और इसको शॉर्ट कर दिया, ये करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। नाउ अदर थिंग वी वांट टू नो इज टाइम t. This is given to us. Other thing we want to know is capital T, time constant. Time constant for inductor circuit कितना होता है? तो time constant for inductor circuit is L upon R. If there is a capacitor circuit, then time constant for capacitor circuit, T in capacitor circuit is 1 upon C into R. और इसमें क्या होता है? L upon R. तो यहाँ चूंकि हम इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू L अपॉन R, और L की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है, L इज इक्वल टू 20 मिली हेनरी डिवाइडेड बाय R. R इज गिवन टू अस 100 ओम. So this time constant, this comes to 2 into 10 to the power, ये एक ज़ीरो इधर, ये दो ज़ीरो इधर, and this comes to 10 to the power -4. This is time constant. Okay. Second. Now we know I naught, we know T, we know T, और E की वैल्यू तो हमको पहले ही पता है कि E is a constant and that is 2.713.
ओके, अब हम इन सब की सबका यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। t 10 to the power minus 4, small t 1 millisecond 10 to the power minus 3. Okay, so this is I naught is equal to 0.1, that is 10 to the power minus 1. Multiplied by e to the power minus t 10 to the power minus 3 divided by t. This t is 2 into 10 to the power minus 4. Okay, so right, now we solve it. ओके, अब इसको सॉल्व करके देखिए, आप भी इसे कर सकते हैं. वी पुट द वैल्यू ऑफ ई हियर एज 10 to the power minus 1, that is 1 upon 10 multiplied by e to the power minus something, that means this is 1 upon e to the power minus 4, ऊपर जाके क्या बन गया, plus 4. So plus 4 and minus 3 is 10. 10 divided by 2 is 5. तो आप कैलकुलेट करके देखिए ये कितना आ गया, 5. इस माइनस के कारण ये 1 अपॉन हो गया. सो दिस इज 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर 5, और 1 अपॉन ई टू द पावर 5 इसको हमने कैलकुलेट कर लिया 1 अपॉन 10. 1 अपॉन ई की वैल्यू वी ऑल नो 2.713. It is a constant and this is to be power 5. Now if you calculate it, now after this calculation this will come out to be 6.7 into 10 to the power minus 4 ampere. So you can do this calculation yourself. This is the answer, and now we match it with the answer, and this comes out to be the correct value. Please see, right. So this is how we can solve it. The question is an alternating voltage given by equation V is equal to V naught sin omega t. उसकी वैल्यू हमको क्या दी है, 100√2 साइन 100t. ये क्या इक्वेशन होता है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा t. ओके, दिस इज द गिवन वोल्टेज इन दिस क्वेश्चन. नाउ द करंट रीडिंग ऑफ द yes, it is applied with a capacitor 1 microfarad. C is equal to 1 microfarad. अगर हम इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगा देते हैं तो करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? डोंट से नो. वो डीसी में करंट फ्लो नहीं करता, पर कैपेसिटर में करंट फ्लो होती है. ओके, कैपेसिटर में करंट फ्लो होती है. कितनी करंट फ्लो होती है? तो इसका आंसर है द करंट इन कैपेसिटर आई विद कैपेसिटर सर्किट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्स सी. व्हाट इज एक्स सी? अपोजिशन, दैट इज रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, करंट को अपोज करता है, रिएक्टेंस. ओके, बिकॉज वी नो द रिलेशन इज V अपॉन I इज इक्वल टू एक्स सी. उसी से हमने ये बनाया. अब अगर हम इसको पीक करेंगे तो ये भी क्या होगा, पीक. अगर हम इसको RMS करेंगे तो ये भी क्या होगा, RMS. ओके, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द करंट शोन बाय एमीटर. तो दूसरा हमारा टेस्ट है कि क्या हमको पता है
कि एमीटर कौन सी करंट दिखाता है, क्या ये उसकी पीक वैल्यू दिखाता है या आरएमएस वैल्यू। दिस वी शुड कम टू अवर माइंड कि एमीटर आरएमएस वैल्यू दिखाता है, इफेक्टिव। सो इफ इट इज गिविंग इफेक्टिव वैल्यू देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड नॉट this one. I naught is equal to V naught upon XC. This we are not going to use, we want this. क्यों? क्योंकि एमीटर IRMS दिखाता है। अब हमें VRMS और XC चाहिए, उससे हम IRMS निकाल सकते हैं। तो दोनों के फॉर्मूला याद करिए। VRMS किसके बराबर होता है? तो VRMS होता है, बहुत सारे रिलेशन है एंड वन ऑफ द रिलेशन इज V naught upon √2। ये हमको क्या देता है? दिस गिव्स अस V naught। तो अगर दिस अपॉन √2 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? VRMS। सो दैट इज V naught अपॉन √2। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय XC, और XC किसके बराबर होता है? XC होता है 1 अपॉन C ओमेगा। ये 1 अपॉन C ओमेगा हम कहाँ से लाएंगे? तो आंसर है, वी विल सी इन द इक्वेशन अगेन। देखिए, V naught अपॉन √2, V naught की वैल्यू कितनी है? 100 √2 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन C, 1 माइक्रोफैरड, 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमसे कहाँ से मिलती है? साइन t, ये रहा ओमेगा 100। So this is 1 into 10⁻⁻6 multiplied by omega, and omega is how much? 100. This. So this is equal to, now you can do the cancellations here, और ये ऊपर चला जाएगा। This will be 10⁻⁻4, और ये इधर जाएगा 10⁻⁻4। सो दिस विल बी 100 इंटू 10⁻⁻4। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻2। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? तो आंसर है, हम I निकाल रहे हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर हम 10⁻⁻3 करें, सो दिस विल बी 10 into 10⁻⁻3, that is 10 मिली एम्पियर करंट। ओके, तो हमारे आंसर्स किस लैंग्वेज में है? यू आर सीइंग, ओके, हाँ, दीज आर इन मिली एम्पियर्स। तो हमारा आंसर भी किस में हम लेंगे? मिली एम्पियर्स में। सो दिस विल बी 10 मिली एम्पियर, and this 10 milliampere is in the option number B. इसने हमें क्या दिया था? याद करिए, पीक वैल्यू और ओमेगा, और यही हमको चाहिए क्योंकि एमीटर क्या दिखाता है? आरएमएस। तो हमारे नॉलेज की बहुत सारी चीज़ें टेस्ट हुई यहाँ पर। एक तो ये कि एमीटर कौन सी वैल्यू दिखाता है? पीक वैल्यू नहीं दिखाता, आरएमएस वैल्यू दिखाता है। नंबर 2, इक्वेशन से आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है? तो आंसर है, यहाँ से पीक वैल्यू उठाइए, डिवाइडेड बाय √2 करिए, यू विल गेट दी आरएमएस वैल्यू। आई का फॉर्मूला V अपॉन XC होता है। इस तरह से हमारे 4 फॉर्मूलाज की टेस्ट हो गया। इन चारों फॉर्मूला का अगर हमको आता है, वी आर एबल टू सॉल्व दिस। इसलिए फॉर्मूला बैंक को पूरा याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, An inductor coil is connected to a 12-volt battery and drawing a current 24 ampere. The coil is connected to capacitor and an AC source RMS 24 volt in the series connection. The phase difference between current and EMF is 0. What is the RMS current through the circuit out of these 4 values? तो हमें क्या निकालनी है? RMS current, IRMS। तो हमें मालूम है IRMS किसके बराबर होती है? I naught अपॉन √2। ये I naught से रिलेशन है, बाकी चीज़ों से भी बहुत रिलेशन है। एनीवे, ओके, तो अब हमें एक सर्किट दिया है, उस सर्किट में हमको करंट की वैल्यू चाहिए। अगर हम उसमें से जैसे I naught निकाल लें
तो उससे हम IRMS बना देंगे। तो I नॉट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, I नॉट इन एनी सर्किट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय Z। अब इन्होंने ये दिया है, एन इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड विद ए 12 वोल्ट बैटरी and this coil is now connected with capacitor. Okay. Capacitor and an AC source of 24 volt. Correct. An inductor coil is connected to a 12 volt battery and it is drawing current 24 ampere. The coil is connected to a capacitor and an AC source of RMS voltage of 24 volt in the series connection. The phase difference between current and EMF is 0. What is the resistance of inductor? Here there is an inductor, so resistance हम किस तरह से निकालेंगे, इसका इक्वेशन सोचिए। और ये बड़ा ऑर्डिनरी इक्वेशन हम सबको पता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। और इसमें हमको दिया गया है 12 वोल्ट बैटरी, 24 एम्पियर करंट। ये रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई। उसके बाद एक और शब्द देखिए इसमें, दैट सेज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF इज 0। दिस इज अ वंडरफुल थिंग। और ये एक छोटा सा सेंटेंस हमको क्या बताता है, दैट I एंड E, I नॉट E नॉट, बोथ आर इन द सेम फेस। जब ये दोनों एक ही फेस में होते हैं तो वो कौन सा सर्किट होता है? आंसर, दैट इज विद प्योर रेसिस्टेंस, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो प्योर रेसिस्टेंस सर्किट नहीं है तो दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, ये फाई XL माइनस XC, अगर ये एंगल जो कि E और I के बीच का एंगल है, ये अगर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स XL माइनस XC 0 हो जाएगा। और अगर XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 हो गया तो Z की वैल्यू कितनी होगी? आंसर है Z की वैल्यू R रह जाएगी। अगर Z की वैल्यू सिर्फ R रह गई तो करंट कितनी होगी? पीक करंट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z, दिस विल बी पीक वोल्टेज R। ये स्पेशल केस है, कब? जब फाई की वैल्यू 0 हो जाए और हमको क्वेश्चन में दिया है कि फेज डिफरेंस 0 है, इसलिए हमने Z को R कर दिया। ओके, नाउ अब हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया और हमको इसकी वोल्टेज दी है। ओके, राइट। हमें क्या निकालना है? द RMS करंट। अगर हमको करंट RMS चाहिए तो IRMS किसके बराबर होगी? ERMS divided by resistance. Now what is ERMS? This is given to us, an AC source of RMS voltage 24 volt is connected. दिया है RMS voltage is 24 volt, so this we write 24 to be divided by R, and R here is 0.5. So current is equal to 48 amperes. So we see, do we have any option? Yes, the option number A is 24 amperes. So this is how we can solve it. तो फिर से देखिए, इसमें हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या स्ट्राइक करता है। नंबर 1, E and I are having phase difference 0. हमें क्या पता लगा? It is a case of resonance. In the case of resonance, Z is converted to R and the current become very simple, E upon R. ये चीज, ये हमको कहाँ से मिली? They are in the same phase. अब हमें सिर्फ क्या चाहिए? R। तो R के लिए हम DC सर्किट यूज करते हैं और DC सर्किट में उसकी वैल्यू कैसे निकलती है R की? V अपॉन I। तो
हमने डीसी सर्किट वाला V लिया है, एसी वाला नहीं लेना। डीसी सर्किट वाला V डिवाइडेड बाय I, उससे R निकल गया। इस तरह से R को हम डीसी से निकाल कर लाए। उसके बाद जब रेजोनेंस हुआ तो C और L दोनों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। उस समय फिर से हमारा Z किस में कन्वर्ट हो गया, R में। लेकिन ERMS हमने अब किसका लेना है, AC का। और AC का ERMS हमको क्या दिया है, 24। यहाँ DC का नहीं यूज करना बिकॉज दे से AC इज अप्लाइड, इसलिए AC का हमने ERMS यूज किया। उन्होंने दिया है कि वो ERMS है तो IRMS की वैल्यू देगा 48 एम्पियर। So this is we have done few questions on AC.